हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं रिवीजन किस चैप्टर का। चैप्टर 10 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जिसको हम शॉर्ट में सीआरपीसी के नाम से जानते हैं। क्या है इस चैप्टर में? जैसे हमने सीपीसी में सिविल केसेस का प्रोसीजर देखा था, वैसा ही सेम प्रोसीजर है सीआरपीसी में, पर किसका? क्रिमिनल केसेस का। एज यू ऑल नो, क्राइम ऐसी चीज है जो रॉन्ग किसके साथ होता है? पब्लिक के साथ में होता है, मतलब इट इज अ पब्लिक रॉन्ग। और जितने भी पब्लिक रॉन्ग होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? क्राइम की। तो उसको डील करने का प्रोसीजर भी अलग बनाया गया है, दैट इज सीआरपीसी। सिविल केसेस वो हैं जो प्राइवेट नेचर के होते हैं, जिनमें हम लाइबिलिटीज वगैरह इंपोज करते हैं सिविल कोर्ट्स में। तो यहाँ पे कोर्ट्स भी आपके क्रिमिनल कोर्ट्स आएगी। सबसे पहले ये कोड कब का है? 1898 का पुराना कोड था, जिसको हमने चेंज करके 1973 में नया कोड डेवलप किया। कुछ डेफिनेशन इसमें है जो इंपॉर्टेंट है, वो दी गई है। पहला, ऑफेंस। ऑफेंस किस चीज को कहते हैं? दो हम नॉर्मली लाइफ में क्राइम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन क्राइम इज अ सिनोनिम ऑफ ऑफेंस। यहां पे आपको वर्ड ऑफेंस ही ज्यादा मिलेगा। सेक्शन 2N जो है सीआरपीसी का, वो डिफाइन करता है, लेमैन की लैंग्वेज में कहूं तो एनीथिंग दैट इज पनिशेबल बाय लॉ इज ऑफेंस। ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ विच इज इन फोर्स, मतलब प्रिवेलिंग लॉ। यहां हम बोल रहे हैं प्रिवेलिंग लॉ, मतलब आज की डेट में जो कानून चल रहा है उसने बोल दिया कि ये पनिशमेंट है तो वो ही पनिशमेंट होगी। एज पर सीआरपीसी तो हमने ऊपर देख ली डेफिनेशन। एज पर आईपीसी क्या डेफिनेशन है? तो आईपीसी ने कहा कि जो भी चीज कोड में पनिशेबल है, कोड मींस आईपीसी, कि जो हमने बोल दिया पनिशेबल है वो पनिशमेंट में ही आएगा। अब एक सेक्शन 39 आता है जो एक ड्यूटी इंपोज करता है हर एक पर्सन पे, कि जिसको पता हो कि कोई भी ऑफेंस हुआ है या होने वाला है तो उसको इंफॉर्मेशन किसकी देनी चाहिए? उस ऑफेंस की नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस को। तो सेक्शन 39 इज अ काइंड ऑफ ड्यूटी। ये ऑफेंस की डेफिनेशन है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन टू इन्फॉर्म द पुलिस और द मजिस्ट्रेट कि कब ऑफेंस अगर हो चुका है तो तब, या फिर होने वाला है आपकी नॉलेज में आ गया तो आप पहले भी उसका इंफॉर्मेशन पुलिस को या मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं ताकि वो ऑफेंस ना हो। तो जैसे मिस्टर ए को पता चला भी कि इंटेंशन की ये बैंक में लूट करने वाला है, चोरी करने वाला है, तो ये जाएगा पुलिस ऑफिसर के पास और इसकी कंप्लेंट करेगा। तो ये अबाउट टू कमिट था, तो हम इस रोबरी को रोक सकते हैं होने से। अब आता है मेंस रिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइम जहां भी आएगा मेंस रिया के बिना ये अधूरा माना जाएगा। गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड मींस, गिल्टी माइंड का मतलब क्या? कि तुम्हारे मन में कुछ तो गलत रहा होगा तभी तुमने वो काम किया। पीनल लायबिलिटी इस मैक्सिम से समझ में आती है। मैक्सिम क्या है? एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मैंसिट रिया, कि एक्ट इटसेल्फ कोई क्राइम नहीं होता जब तक कि उसके पीछे गिल्टी इंटेंट नहीं है। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई गिल्ट इंटेंशन से काम नहीं किया पर वो दिख ऐसा रहा है ऑफेंस जैसा, तो ऑफेंस बनने के लिए क्या चाहिए? मेंस रिया का होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो छत पे आपको किसी ने धक्का देने की कोशिश की, आप हट गए, वो नीचे गिर गया। जिन्होंने देखा उन्होंने सोचा आपने धक्का देके उसको मार डाला, लेकिन देखने से पता नहीं चलेगा, आपके मन में कहीं कोई गिल्टी इंटेंशन था ही नहीं, बिकॉज वो पर्सन तुम्हें धक्का देने आया, यू जस्ट मूव्ड अवे और वो नीचे गिर गया। तो यहां पे मेंस रिया इज एब्सेंट, तो यहां पे ये क्राइम नहीं माना जाएगा। तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां मेंस रिया एब्सेंट हो, उनमें भी हम उसको क्राइम बता देंगे। वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, पर मोस्टली ज्यादातर केसेस में हमारा मेंस रिया प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसमें कैटेगरी आती है ऑफेंसेस की। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन आ जाता है। बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखो, जिन भी ऑफेंसेस में बेल हो सकती है वो सारे क्या है? बेलेबल, और जिनमें नहीं हो सकती वो नॉन बेलेबल। अब बेल एक राइट की तरह है अरेस्टेड पर्सन के लिए, कि वो अगर अमाउंट वगैरह डिपॉजिट करता है तो उसको बेल दी जा सकती है, पर ये कभी कभी रोकी भी जा सकती है, कोर्ट का राइट होता है। तो बेलेबल ऑफेंस मतलब जिनमें बेल हो सकती है और सारे बाकी के क्या होंगे? नॉन बेलेबल। जैसे रियोटिंग, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ब्राइबरी, ये सारे क्या है? बेलेबल में आएंगे। लेकिन मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, काउंटरफिटिंग, कोइंस, ये सारे बड़े अपराध है तो इसमें बेल नहीं हो सकती। तो यू कैन से छोटे अपराध में बेल मिल जाएगी, बड़े में नहीं मिलेगी। जो लेस सीरियस होंगे उनमें बेल होगी, मोर सीरियस में नहीं होगी। नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल है, कॉग्निजेबल बेलेबल नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी।
जिन भी ऑफेंसेस में 3 साल से कम की पनिशमेंट हो वो सारे बेलेबल है, और उससे ऊपर वाले सारे नॉन बेलेबल। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि अगर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल भी नहीं याद रहता है तो आप ये समझ लो कि जिन भी ऑफेंसेस में अप टू 3 इयर्स की पनिशमेंट है वो सारे बेलेबल की कैटेगरी में, और जिनमें इससे ज्यादा है वो सारे नॉन बेलेबल। पुलिस अरेस्ट कर सकती है वारंट के साथ में बेलेबल के केसेस में, लेकिन विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है नॉन बेलेबल में। ये भी आगे और डिस्कशन हमारा चलेगा इस पे कि कब कब पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। अब आते हैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब सीरियस वाले, नॉन कॉग्निजेबल मतलब बिना सीरियस वाले, मतलब कम सीरियस वाले। इसमें विदाउट अ वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है, स्टार्ट की जा सकती है इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट की परमिशन के। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज इन विच अ कोर्ट परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, एज वेल एज अरेस्ट भी बिना वारंट के हो सकता है। अब इनमें भी डिफरेंस बता दिया गया है आपको। विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके वो कॉग्निजेबल, विद वारंट वाला नॉन कॉग्निजेबल। नॉन बेलिएबल ज्यादातर कॉग्निजेबल ही होते हैं और बेलेबल नॉन कॉग्निजेबल। मोर सीरियस, लेस सीरियस। विदाउट वारंट अरेस्ट पॉसिबल है कॉग्निजेबल में, नॉन कॉग्निजेबल में वारंट चाहिए। तो शॉर्ट में दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रख लो, कॉग्निजेबल है तो वेरी सीरियस होगा और नॉन बेलेबल होगा, और नॉन कॉग्निजेबल है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, बेलेबल आ जाएगा, और ये नॉट सो सीरियस हो जाएगा। तो ये ऑपोजिट की तरह मान सकते हो कि कॉग्निजेबल है वहां बेलेबल में नॉन लगेगा, जहां नॉन के कॉग्निजेबल है तो वो बेलेबल आ जाएगा। तो दिस इज द समराइज स्टडी कि हमने दो टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस पढ़े, बेलेबल नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। तो यहां हम ऑफेंस वाली अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आती है कंप्लेंट। व्हाट इज कंप्लेंट? हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि पुलिस को करना इस कंप्लेंट, नहीं, पुलिस को करते हैं एफआईआर। कंप्लेंट किसको होगी? मजिस्ट्रेट को, ओरल में या राइटिंग में। एनी टाइप ऑफ एलिगेशन मेड ओरली और राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट इज नोन एज कंप्लेंट। कौन देगा? विक्टिम या उसके बिहाफ पे कोई दे सकता है, और या फिर पुलिस की रिपोर्ट के थ्रू आएगी ये चीज कि मैंने जब एज अ पर्सन ए, कौन है? विक्टिम है, इसने क्या की? एफआईआर। किसको? पुलिस को। पुलिस ने क्या की? रिपोर्ट दी किसको? मजिस्ट्रेट को। तो अब ये पुलिस की रिपोर्ट के थ्रू मेरे पास कंप्लेंट आई है, मैं डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास नहीं गया। और अगर मैं डायरेक्टली जाता यहां पे तो मेरी क्या बन जाती? कंप्लेंट बन जाती। तो दो रूट है, एक तो पुलिस वाला जिसमें वो पुलिस के थ्रू कंप्लेंट जाती है, दिस इज नोन एज पुलिस रिपोर्ट, और जब मैं डायरेक्टली करूं तो दैट इज नोन एज कंप्लेंट। अगर मिस्टर ए ने रोबरी का ऑफेंस किया, पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट की किसको? मजिस्ट्रेट को। मतलब पुलिस के पास पहले कुछ क्लू मिला होगा, इन्होंने फिर रिपोर्ट की मजिस्ट्रेट को, तो पुलिस क्या मान ली जाएगी? कंप्लेनेंट मान ली जाएगी। तो हियर कंप्लेनेंट इज नॉट द पर्सन हु इज गिविंग द एफआईआर। वो एफआईआर देने वाला पर्सन कंप्लेनेंट नहीं है, यहां पुलिस कंप्लेनेंट बनती है क्योंकि पुलिस मजिस्ट्रेट की नॉलेज में वो चीज ला रही है। कंप्लेंट किन केसेस में फाइल नहीं हो सकती? मैरिज और डिफेमेशन के केसेस में कंप्लेंट डायरेक्टली फाइल नहीं होती, पहले प्लेंट होती है, देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंप्लेंट ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस। कंप्लेंट पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाट इज कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी, तो यू नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि कंप्लेंट क्या है, इसको एक्सप्लेन करो एज पर सीआरपीसी। तो कंप्लेंट क्या है? ओरल और रिटन एप्लीकेशन नोन या अननोन पर्सन के खिलाफ, मोटिव क्या है कि मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन लेगा, और हमेशा मजिस्ट्रेट को ही जाएगी, किसी और को नहीं हो सकती। तो दिस इज कंप्लेंट। कंप्लेंट और एफआईआर में डिफरेंस क्या है? कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दी जाती है, एफआईआर पुलिस ऑफिसर को। कॉग्निजेबल कैसे बनेगा? मजिस्ट्रेट जब केस का कॉग्निजेंस लेगा तो वो क्या कहलाएगी? कंप्लेंट, और जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा तो वो क्या कहेगी? एफआईआर। तो एफआईआर में क्या होता है? पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल, पुलिस को सब कुछ बताना पड़ता है मजिस्ट्रेट को, लेकिन अगर मैंने कंप्लेंट कर दी तो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक्शन लेने की। कंप्लेंट कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन कर सकता है, लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है। तो दोनों सेम थोड़ी ना होंगे। कंप्लेंट कभी भी हर किसी से नहीं हो सकती। कंप्लेंट करने के लिए यू नीड अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक लॉयर होगा,
अथोराइज्ड अंडर लॉ, मतलब पर्सन अथोराइज्ड अंडर लॉ मतलब एक लॉयर होगा जो तुम्हारे साथ मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तभी कंप्लेंट हो पाएगी, लेकिन पुलिस के पास में कोई भी जा सकता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। इसीलिए लोग जनरली एफआईआर प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंप्लेंट के लिए यू नीड अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव दैट इज लॉयर। ये चाहिए, इसके बिना कंप्लेंट नहीं हो सकती। तो कभी ये मत सोच लेना कि कंप्लेंट के लिए भी मजिस्ट्रेट के पास कोई भी जा सकता है। Any person can't approach the magistrate without the help of a legal representative। तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर साथ में होगा तो तुम लॉयर के पास जा सकते हो, मजिस्ट्रेट के पास भी पहुंच सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है तो एफआईआर इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अब आते हैं बेल पे। बेल दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल बेल, एक होती है एंटिसिपेटरी बेल। क्या होता है बेल का मतलब? जब भी पुलिस किसी को पकड़ती है, अगर वो बेलिएबल ऑफेंस रहा तो बेल उसका राइट है, तो अक्यूज को रिलीज कर दिया जाता है पुलिस की कस्टडी पे कुछ कंडीशन के साथ में कि ये जब भी हम बुलाएंगे तब तुम्हें इस पर्टिकुलर डेट पे या इस जगह पे आना पड़ेगा। तो दिस इज अ कंडीशन। तो ये हमेशा के लिए रिलीज नहीं हुआ है। फॉर अ टाइम बीइंग यू हैव बीन रिलीज्ड आउट ऑफ द जेल, पर केस अभी खत्म नहीं हुआ है। एंटिसिपेटरी बेल को हम कह सकते हैं एडवांस बेल है। ये एक तरह की एडवांस बेल है जिसमें क्या होता है कि किन केसेस में होगी? पहली चीज कि बेलेबल में तो ऑलरेडी बेल का ऑप्शन है, तो ये किन केसेस में होगी? नॉन बेलिएबल के केसेस में होगी, कि जो ऑफेंस नॉन बेलिएबल है और हमें लगता है कि हमें बेल ले लेनी चाहिए पहले, तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से ये मांगी जा सकती है। मतलब ये मजिस्ट्रेट से नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ही है जो ये बेल प्रोवाइड करा सकती है। अरेस्ट अभी नहीं हुआ है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, पर उसको लग रहा है कि मैं अरेस्ट होऊंगा, तो ये यहां पे एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करेगा। पर याद रखना, देने से पहले कोर्ट दूसरी पार्टी की बात सुनेगी और उसके बाद डिसाइड करेगी कि बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। स्टेट ऑफ असम वर्सेस आर के कृष्णा का केस है इस चीज से रिलेटेड। बेल और एंटिसिपेटरी बेल, बेल मतलब नॉर्मल बेल और एंटिसिपेटरी बेल प्रायर टू अरेस्ट, ये आफ्टर और ये प्रायर। बेलेबल ऑफेंस में मिलती है, ये नॉन बेलेबल में मिलती है। कोर्ट जब अपीयर होगा, कोर्ट के सामने जब पर्सन अपीयर होगा तब ये बेल मिलेगी, और ये अपीयरेंस से पहले ही मिल जाएगी, एंटिसिपेटरी बेल है। क्योंकि पुलिस स्टेशन मजिस्ट्रेट, सेशन या जज या हाई कोर्ट कोई भी दे सकता है, लेकिन यहां पे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से ही आपको ये वाली बेल मिलेगी। कौन सी वाली? एंटिसिपेटरी बेल। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम इंक्वायरी पर। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी ट्रायल नहीं होती है। पहली चीज, ये मजिस्ट्रेट या कोर्ट कोई भी कर सकता है। इंक्वायरी वाइडर है ट्रायल से, क्योंकि इंक्वायरी जब खत्म होती है तभी ट्रायल स्टार्ट होता है। तो जब भी एक पर्सन कोर्ट के सामने अपीयर या मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होता है, तो जब उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दैट इज नोन एज इंक्वायरी। तो इंक्वायरी इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। ये कभी भी पुलिस नहीं करती। तो पुलिस जो पार्ट कवर करती है दैट इज इन्वेस्टिगेशन, नॉट इंक्वायरी। तो अगर मिस्टर ए ने मर्डर किया किसी पर्सन का, पुलिस ने कंप्लेंट की, तो ऑर्डर हुआ इंक्वायरी के लिए, तो इंक्वायरी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन पूछेगा? मजिस्ट्रेट पूछेगा कि कब क्या कैसे हुआ। तो इंक्वायरी इज ऑल्सो अ जुडिशियल प्रोसीडिंग दैट इज डन बाय द कोर्ट और मजिस्ट्रेट। तो फिर पुलिस जो करेगी उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन। जब भी इंफॉर्मेशन मिले तो द एग्जामिनेशन ऑफ ऑफेंस स्टार्ट्स विच इज नोन एज ट्रायल। तो जैसे ही तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गई इंक्वायरी में, तो तुम ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे मर्डर हुआ, अब कहानी इस पे चलेगी। तो इंक्वायरी वाइडर टर्म है, ट्रायल एकदम से रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि इसी पे पॉइंट पे हमें मुद्दे पे ही बात करनी है, इधर उधर का डिस्कशन नहीं होगा। ट्रायल और इंक्वायरी में फर्क क्या है? ट्रायल थर्ड स्टेज है, इंक्वायरी सेकंड स्टेज है। एविडेंसेस वगैरह सब कुछ प्रूव करने पड़ेंगे, और यहां पे सिर्फ इंक्वायरी होगा, जरूरी नहीं है प्रोसीडिंग स्टार्ट ही हो, कई बार वहां पे ही डिसमिस भी हो जाता है। ऑफेंस कैसे हुआ या मैटर जो उससे रिलेटेड है वो सारा ट्रायल में आएगा। इंक्वायरी में जरूरी नहीं ऑफेंस की इंक्वायरी हो, अदर चीजों से रिलेटेड भी चीजें यहां पे आ सकती है। तो इंक्वायरी क्या है? वाइडर टर्म एज कंपेयर टू ट्रायल। ट्रायल शुरू हो जाना मतलब केस शुरू हो जाना, इंक्वायरी जरूरी नहीं है केस स्टार्ट हो चुका है। इट इज समथिंग दैट इज डन टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ट्रू और फॉल्स। इन्वेस्टिगेशन हमेशा कौन करेगी? पुलिस करेगी। इट इज अ प्रोसीडिंग डन टू कलेक्ट एविडेंस, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर या फिर कोई और जिसको ऑथोराइज कर दिया गया हो
कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा, जैसे सीबीआई वगैरह होती है, ऐसी ब्रांचेस को भी आप दे सकते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए केस। कई सारे केसेस में जैसे लोग डिमांड भी कर लेते हैं कि हमें उसी को देना है, तो वहां पे उनको दिया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, 3 स्टेजेस है एक क्रिमिनल केस में। इन्वेस्टिगेशन पहला स्टेज, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, गिल्टी पाया गया तो सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, और नहीं पाया गया तो पुलिस वहीं पे प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर देगी। सेकंड स्टेज आएगी इंक्वायरी, जब हम मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पर्सन की अपीयरेंस देंगे और इंक्वायरी होगी उस पर्टिकुलर केस में। थर्ड होता है ट्रायल, जब इंक्वायरी में पता चल चुका है कि हमें पर्सन पे एलिगेशन लगाना है, उसको किसी चीज में डालना है, मतलब पनिश करना है, तो उसका ट्रायल चलेगा कहां पे? कोर्ट में, जहां पे एविडेंसेस वगैरह सब कुछ लाए जाएंगे चीजों को प्रूव करने के लिए। मजिस्ट्रेट फिर डील करेगा कि डिस्चार्ज करना है एक्यूज्ड को या एक्विट करना है। एक्विट करना मतलब हमेशा के लिए छोड़ देना, डिस्चार्ज करना मतलब एक बार तो छोड़ दिया पर अभी देखना है कि आगे क्या करना है। तो ये बेल पे भी हो सकता है, या फिर हो सकता है हमें लगा कि हम फ्यूचर में कभी बुला के वापस से इंक्वायरी करेंगे। और एक्विट मतलब बाइज्जत बरी कर देना, सारे चार्जेस रिमूव कर। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, सेम ही चीज है जो हमने ऊपर डिस्कस की है। कोर्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? पुलिस। यहां पे हमारा अटेम्प्ट रहेगा एविडेंस कलेक्ट करना, यहां पे हम इंटेरोगेशन करेंगे ताकि हम केस को समझ सके। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करना है, फॉल्सिफाई या ट्रुथ को आइडेंटिफाई करना किसका काम है? इंक्वायरी का काम। ये जुडिशियल नहीं होती है, जबकि इंक्वायरी ज्यादातर केसेस में जुडिशियल ही होती है। तो दीज आर सम पॉइंट्स। देखो डिफरेंस के क्वेश्चन ज्यादातर आते ही हैं, तो ये जितने डिफरेंसेस हैं इसको अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन मिला तो आप आराम से टेबल बना के 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम जुडिशियल प्रोसीडिंग की। देखो इंक्वायरी और ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। तो जब भी चीजें कोर्ट में चलेगी तो दैट विल बी टर्म्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब बात करते हैं हम प्लीडर की और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। प्लीडर कौन है? जो पर्सन डिफेंडेंट या अक्यूज्ड पर्सन की साइड से या उसका फेवर लेगा, वो कौन होगा? प्लीडर। मतलब मैं अगर विक्टिम हूं किसी केस में, तो जिसने मेरे साथ गलत किया उसकी साइड पे जो लॉयर होगा दैट विल बी नोन एज प्लीडर। और यहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? सरकार का आदमी। अब देखो क्राइम क्योंकि एक पब्लिक रॉन्ग है, मान लो किसी का मर्डर हुआ, अब जरूरी नहीं है कि मर्डर जिसका हुआ उसकी फैमिली या वो पर्सन, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है केस करना, लेकिन उसकी फैमिली में कोई नहीं है और वो केस नहीं करना चाहते, तो क्या हम इन्वेस्टिगेशन तब नहीं करेंगे? क्या हम तब केस नहीं चलाएंगे? तो तब भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है। तो जब भी विक्टिम की साइड पे लॉयर की बात आती है तो दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें दिया जाएगा। तो प्लीडर कौन? डिफेंडेंट की साइड से, और कंप्लेन करने वाले की साइड से कौन होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आता है दूसरा एक अलग टाइप ऑफ केसेस। शुरू में हमने पढ़े थे बेलिएबल, नॉन बेलिएबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अब हम पढ़ेंगे समन एंड वारंट केसेस। देखो समन केसेस कौन से? जिनमें मैक्सिमम 2 साल तक की पनिशमेंट हो, वो सारे क्या है? समन केसेस में आएंगे। समन केसेस मतलब ज्यादातर नॉट सो सीरियस वाले। वारंट केसेस मतलब हीनियस क्राइम, बड़े बड़े अपराध वाले केसेस किसमें आएंगे? वारंट केसेस में। वारंट केस और समन केस में वही डिफरेंस बताया है कि जैसे डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले या 2 इयर्स तक की ऊपर की पनिशमेंट वाले सारे वारंट केस। समन केस जो वारंट केस नहीं है, या अप टू 2 इयर्स यहां पे आप लिख सकते हो कि जिनमें 2 साल तक की सजा हो, वो सारे समन है। चार्ज फ्रेम करना जरूरी है वारंट केस में, इसमें जरूरी नहीं है। मैजिस्ट्रेट गिल्टी पाए जाने पर कन्विक्ट करेगा ही, यहां पे हो सकता है करे या ना करे, ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्चार्ज नहीं करेगा कभी भी जब तक वो अपीयर नहीं होता। यहां पे कंप्लेनेंट के नहीं आने पर उसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। देखो जैसे किसी ने मर्डर किया, अब कंप्लेंट करने वाला अगर हियरिंग में नहीं आया तो हम उसको छोड़ थोड़ी ना देंगे, लेकिन अगर समन केस है और कंप्लेंट करने वाला आया ही नहीं है तो हम उसको पर्सन को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े केसेस में, वारंट केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंप्लेंट विड्रॉ भी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वारंट केसेस मतलब कुछ चार्जेस रिमूव किए जा सकते हैं प्रूव होने के बाद में, लेकिन यहां मजिस्ट्रेट की परमिशन से पूरी कंप्लेंट विड्रॉ हो सकती है समन केसेस में।
वारंट केस कभी भी समन केस नहीं बन सकता, लेकिन समन केस वारंट केस बन सकता है। क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेड टू केस स्टडी। पावर्स ऑफ कोर्ट्स बोलते हैं, देखो सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम, उससे नीचे फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। तो सबसे नीचे लेवल है सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट का। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादातर एपिलेट जुरिस्डिक्शन होता है कि जितनी भी अपील्स होगी हाई कोर्ट जिसको सर्टिफाई करके देगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट होती है वो क्रिमिनल नेचर के कई सारे केसेस रेफर कर सकती है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। अगर कोई ऑफेंस आईपीसी में कवर्ड है तो सेक्शन 26 क्या कहता है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जा सकता है जिसके फर्स्ट शेड्यूल में वो लिखा हो। पर अगर आईपीसी में नहीं कवर्ड होता है, मतलब देयर इज अ स्पेशल लॉ, यही सेम चीज हमने सीपीसी में भी डिस्कस की है कि अगर स्पेशल लॉ बना हुआ है तो वो जहां बताएगा वहां आपको जाना है, देन आफ्टर आपके लिए कोर्ट्स आती है। तो अगर उसमें लिखा है कि ये केस हाई कोर्ट में जाएगा या सेशन कोर्ट में जाएगा तो आप उसी कोर्ट में लेके जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कोर्ट डिसाइड नहीं करेंगे। और अगर नहीं मेंशन है तो वही सीक्वेंस रहेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम, सेशन कोर्ट या फिर एनी अदर कोर्ट, सेशन कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये दो चीजें याद रखना कि जब भी कोड में लिखा हुआ है कुछ कि ऐसा ऑफेंस जो आईपीसी के अकॉर्डिंग कवर हो रहा है तो डायरेक्टली आपको कोर्ट का जो लेवल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग चले जाएं। लेकिन अगर कोई स्पेशल लॉ से डील कर रहा है कि ऐसा ऑफेंस जो इससे नहीं आया, कहीं और से आया, आईपीसी में नहीं मेंशन है, तो आपको देखना पड़ेगा उस जगह क्या लिखा हुआ है। तो वहां पे अगर हाई कोर्ट बताइए तो हाई कोर्ट, सेशन बताइए तो सेशन कोर्ट, और कोई टाइप ऑफ मजिस्ट्रेट बताया तो वो, तो वहीं पे जाना है। और अगर नहीं लिखा तो फिर आपका सीक्वेंस वही रहेगा जो आपने पहले डिसाइड किया है। यहां है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि पावर ऑफ कोर्ट्स टू पास सेंटेंसेस। अब इसके लिए एक टेबल बनी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टेबल को देख लें। ये यहां से हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, टेबल से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेक्शन नंबर 28, किसकी पावर, हाई कोर्ट की। कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो अथोराइज कर रखी हो लॉ ने। सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जिनकी रैंकिंग बराबर सी होती है, कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन डेथ पेनल्टी के लिए कंफर्मेशन किसकी चाहिए, हाई कोर्ट की। तो जस्ट नीचे लेवल आया हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट का आया, तो उसमें सेशन जज और एडिशनल सेशन जज आए जिनकी पावर्स हाई कोर्ट जैसी ही है, बस सिर्फ डेथ पेनल्टी के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की सजा दे सकता है, उससे ज्यादा का प्रोविजन इसके पास में नहीं है। ये है तो सेशन कोर्ट का ही पार्ट, लेकिन ये किस में आएगा, नीचे आएगा किसके, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के। तो इसकी पावर सिर्फ 10 साल तक की सेंटेंस की ही होती है। तो ये तो पावर थी सेक्शन 28 में कोर्ट की। अब बात करते हैं सेक्शन 29, किसकी पावर, मजिस्ट्रेट्स की पावर। मजिस्ट्रेट की पावर क्या होती है, सबसे पहले सबसे ऊपर लेवल सीजेएम 7 इयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता है। फर्स्ट क्लास 3 इयर्स तक की और फाइन 10,000 या दोनों। सेकेंड क्लास 1 साल तक की सजा, फाइन 5,000 तक का या दोनों। अब देखिए ऊपर सीजेएम से ऊपर कहीं फाइन का कोई जिक्र नहीं आया, तो इसका मतलब इनकी फाइन की लिमिट्स नहीं है। फाइन की लिमिट्स किसके लिए, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसकी रैंकिंग पे डिपेंड करेगा कि ये किसकी रैंक का है। बाकी आप सबको पता है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब जो मेट्रो सिटीज में होगा उसका नाम होगा। इट मे बी ऑफ द कैटेगरी ऑफ सीजेएम, इट मे बी सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास, डिपेंडिंग ऑन द पावर्स किस तरह से दी गई है। अब इसमें एक चीज आती है सेक्शन 30, जिसको हम कहते हैं मजिस्ट्रेट के पास में पावर होती है कि फाइन इंपोज करने की। हाँ, तो मजिस्ट्रेट ने तुम पे फाइन इंपोज किया पर तुमने फाइन नहीं पे किया, फाइन पे करने में क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। अब मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो तुम्हें इंप्रीजनमेंट भी दे सकता है, किसमें, या तो पहले से इंप्रीजनमेंट थी तो उसमें बढ़ा देगा, और अगर पहले से इंप्रीजनमेंट नहीं थी तो इंप्रीजनमेंट दे देगा। अब 2 केसेस है, पहला कि अगर इंप्रिजनमेंट नहीं थी तो जितनी उसकी पावर है उसके अकॉर्डिंग वो जितनी भी इंप्रिजनमेंट देना चाहे दे सकता है। लेकिन अगर पहले से इंप्रिजनमेंट दी थी तो अब जो मिलेगी उसको हम कहेंगे एडिशनल इंप्रिजनमेंट। तो वो कितनी हो सकती है, 1/4। जैसे कि सपोज करो पहले मुझे मिली थी 6 महीने की सजा और मुझ पे फाइन लगा था, मैं फाइन
नहीं दे पाया, अब मेरी सजा बढ़ानी है, और ये किसने किया था? सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने। तो उसकी पावर है 12 मंथ्स तक की पनिशमेंट देने की। तो 12 का 1/4 कितना होता है? 3 मंथ्स। तो अब ये मुझे 3 महीने की एडिशनल इंप्रिजनमेंट दे सकता है। तो अब मेरी सजा कितनी हो जाएगी? 9 मंथ्स। तो अब अगर किसी को पहले से सजा दी गई है तो उसको बढ़ा तो सकते हो, लेकिन कितना? जितनी तुम्हारी टोटल पावर है उसका सिर्फ 1/4, उससे ज्यादा का प्रोविजन तुम्हारे पास में नहीं है। अब ये कहता है कि सेवरल ऑफेंसेस अगर एक ही ट्रायल में आ गए तो फिर मैं सजा कैसे दूं? सेक्शन नंबर 31। तो आपको क्या करना है, अगर सारे ऑफेंसेस छोटे छोटे हैं तो एग्रीगेट कर दो, लेकिन अगर उसमें से एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस रहा जिसकी सजा ज्यादा है, जैसे लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी वगैरह, तो फिर वो कॉग्निजेबल को ही देखो, नॉन कॉग्निजेबल उसमें कवर हो जाएंगे। तो जब छोटे छोटे बहुत सारे ऑफेंसेस हो तो सजाएं एग्रीगेट करके दी जाती है, लेकिन अगर एक भी बड़ा ऑफेंस हुआ तो हम उसी में सारा कवर कर लेते हैं। तो ये थी पावर ऑफ कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अरेस्ट ऑफ पर्सन, सेक्शन 41। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, घुमा घुमा के लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे भी क्वेश्चन आए लेकिन आ जाता है घुमा फिरा के। ये उन कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस की बताएगा जहां विदाउट वारंट या ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये केसेस बहुत सारे हैं, तो आपको कभी 4 पूछ लेता है, कभी बड़ा क्वेश्चन आए तो सारे लिखने पड़ सकते हैं, तो इट डिपेंड्स कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। किसी ने अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो पकड़ सकते हो बिना वारंट के, वेरी गुड। अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हमें मिली, पकड़ लो, ये भी तरीका सही है। रीजनेबल कंप्लेंट मिली है तो वी हैव अ रीजन कि उसको पकड़ सकते हैं। क्रेडिबल इन्फो इज रिसीव्ड, कि बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिली है जिसपे तुम विश्वास कर सकते हो, तो तुम उस केस में भी पकड़ सकते हो। रीजनेबल सस्पिशन, शक की बिना पे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सेक्शन 41 का पहला पार्ट जो है किस किस कैटेगरी में, वो कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी रीजनेबल इन्फो मिली हो, क्रेडिबल इन्फो मिली हो, या फिर सस्पिशन एग्जिस्ट करता है, और ये सारा किस केस में? कॉग्निजेबल के केस में, तो वी कैन अरेस्ट दैट पर्सन। wrongfully और विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज कमिटेड ट्रेसपासिंग, तो ट्रेसपासिंग में भी प्रोविजन है गिरफ्तारी का। ये सीधे गिरफ्तार हो सकता है पर्सन अगर वो अनऑथोराइज मैनर में किसी के प्लेस पे एंटर होना चाहता है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोक्लेम कर दिया ऑफेंडर। तो जब घोषणा ही कर दी ऑफेंडर है तो पकड़ने में क्या बुराई है? तो बिना वारंट के, बिना परमिशन के अरेस्ट हो सकता है। किसी पर्सन के पास अगर उसके पोजेशन में स्टोलन प्रॉपर्टी मिली जो कि ऐसे किसी पर्सन की थी जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है, तो पक्का तुम उसको गिरफ्तार कर पाओगे, क्योंकि शक है उस पे कि उसी ने वो अपराध किया हो। जो भी पुलिस को उसका काम करने में रोकेगा, एग्जीक्यूट करने में उनकी ड्यूटी, उसको भी हम ये सजा दे सकते हैं कि बिना वारंट के पकड़ लो, बाद में आगे देखा जाएगा कि कोर्ट में क्या होता है। जो अटेम्प्ट करे एस्केप होने का लॉफुल कस्टडी से, उसको भी तुम वापस पकड़ सकते हो विदाउट एनी वारंट। जो आर्म्ड फोर्सेस से भाग के आ जाए अपने कमांडो को इन्फॉर्म किए बिना, उसके लिए भी सेम प्रोविजन बना हुआ, उसको भी गिरफ्तार करा जा सकता है। जिसके खिलाफ हमें रीजनेबल कंप्लेंट या सस्पिशन मिला, कहां पे? आउटसाइड इंडिया में इसने कोई क्राइम किया है। पहले हमने इंडिया का देखा, अब हमने पता चला कि कोई पर्सन इंडिया में आया और हमारी नॉलेज में आया कि वो वहां से कोई बड़ा अपराध करके भाग के आया है, तो अब हमारे पास में राइट है उसको विदाउट वारंट पकड़ने का। जिसको हमने कन्विक्ट किया और रिलीज किया पर उसने ब्रीच ऑफ रूल किया, जैसे मैंने किसी को बेल पे रिहा किया और उसको कहा भाई जब हम बुलाएंगे तब आना पड़ेगा, जब भी हम कहेंगे तो तुम्हें प्रेजेंट होना पड़ेगा, पर उसने अपना रेजिडेंस वगैरह चेंज कर लिया, वहां से भाग गया या जानबूझ के ऐसा किया, जैसे भी किया, तो उसकी कंडीशंस का उसने क्या किया, जो ड्यूटीज थी उसका ब्रीच किया, तो अब हम उसको पकड़ सकते हैं। रिक्विजिशन ओरल या राइटिंग में दूसरे किसी पुलिस थाने से तुम्हें मिले, ओरली या राइटिंग में रिक्विजिशन आती है, रिक्वेस्ट आती है कि भाई ये बंदा यहां से फरार हुआ है, तुम इसको पकड़ लो, तो भी तुम उसको पकड़ सकते हो। अब देखो यहां तो एक्चुअल में सेक्शन 41 में ऑफेंसेस ही बताए गए किन किन में पकड़ सकते हो, पर कई बार क्वेश्चन 41A और डी पे भी आ जाता है। 41A क्या कहता है कि जब भी पुलिस पकड़ेगी किसी को रीजनेबल कंप्लेंट के साथ, तो टू अपीयर बिफोर हिम एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। पहले हम डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं करते,
पहले हम उस पर्सन के खिलाफ इंफॉर्मेशन मिलने से, ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रूफ है कि अपराध कर ही दिया, तो पहले हम नोटिस देके उसको बुलाते हैं कि आओ हमसे मिलो, एक बार हमारे सामने अपीयर हो। ये कोर्ट में नहीं जा रहा है बंदा, पुलिस स्टेशन में जा रहा है। पर अगर वो बंदा नहीं आता है बुलाने से, तो तुम उसको गिरफ्तार कर सकते हो। अब जब वो आ गया मान लो तुम्हारे पास में, तो तुम्हें उसको गिरफ्तार नहीं करना है जब तक कि आपके पास ऐसा शक की गुंजाइश नहीं हो कि ये भाग जाएगा, दोबारा हाथ में नहीं आएगा, बहुत ही शातिर आदमी है, तो बुलाने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो 41A में हमने क्या कहा, एक रूल बनाया है कि जब भी किसी के खिलाफ तुम्हें कोई कंप्लेंट मिलती है सिर्फ, तो उसको डायरेक्टली गिरफ्तार मत करो, पहले नोटिस देके उसको बुलाने की कोशिश करो। वो नहीं आता है तो गिरफ्तारी पक्की, आ गया तो क्या गिरफ्तार कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा जरूरी लगे कि दोबारा हाथ में ही नहीं आएगा, बहुत शातिर इंसान है, तो तुम गिरफ्तार करो, वरना बुलाने के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ पूछताछ करके एक बार छोड़ दिया जाएगा। लेटर ऑन तुम्हारे पास ग्राउंड से तो गिरफ्तारी हो सकती है। 41D, जो भी पकड़ा जाएगा तो वो क्या कहेगा, एडवोकेट को बुलाना है मुझे, मेरे को लीगल हेल्प की जरूरत है, तो मुझे तो एक बार कंसल्ट करना है अपने लॉयर से। तो एडवोकेट या लॉयर को बुलाने का राइट उस पर्सन का है, ये अरेस्टेड पर्सन के फेवर में है राइट, कि वो बुला सकता है किसी लॉयर को या एडवोकेट को कंसल्ट करने के लिए कि आगे क्या करना है। तो पर वो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन रहेगा, पूरे इंटेरोगेशन में उसके साथ नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि अगर वो पूरे इंटेरोगेशन में रहा तो कभी भी वो आंसर सही से देने ही नहीं देगा उस पर्सन को। तो वो आ तो सकता है, उसको एडवाइस भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन पूरे टाइम थ्रू आउट द इंटेरोगेशन नहीं रहेगा। 42, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। मान लो पुलिस ने शक की बिना पे किसी को पकड़ा, वो बंदा अपना नाम पता नहीं बताता है, तो पुलिस उसको तब अरेस्ट कर सकती है। लेकिन याद रखना 24 घंटे में अगर नाम पता नहीं उगलवा पाए तो उस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा रखने का राइट तुम्हें नहीं है, और उसको अपीयर करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो 24 आवर्स तक यू कैन कीप द पर्सन इन कस्टडी, पर 24 घंटे में भी नाम पता नहीं पता लगा पाए तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, वो अपने आप देखेगा कि आगे क्या करना है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, यस प्राइवेट पर्सन डू हैव राइट टू अरेस्ट पर्सन। कैसे? एनी सिटीजन जिसको कि पता चला नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस उसकी प्रेजेंस में हुआ है, तो उसको भी राइट मिलता है अरेस्ट करने का। या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो तो उसको भी अरेस्ट करने का तुम्हें राइट मिल जाता है एज अ प्राइवेट पर्सन। तो प्राइवेट पर्सन को राइट कब मिला? नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस में, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाले केसेस में दे गेट अ राइट ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, सेक्शन 44 एंड 5। मजिस्ट्रेट खुद अरेस्ट कर सकता है या पुलिस को ऑर्डर कर सकता है कि अरेस्ट कर लो। 44(1) इसकी बात करता है। 44(2) कहता है कि मजिस्ट्रेट एम्पावर है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए या ऑर्डर करने के लिए, लेकिन 44(2) कहता है कि द मजिस्ट्रेट कैन ओनली अरेस्ट द पर्सन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। सिर्फ उसी को अरेस्ट करेगा जिसके ऊपर शक होगा कि इसने ऑफेंस कमिट किया है। तो या तो ये वारंट के साथ करे या बिना वारंट के भी कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द मजिस्ट्रेट। 45, ये आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की डायरेक्ट गिरफ्तारी से मना करता है कि आपको अरेस्ट करने से पहले सीजी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी चाहिए। रीजन बीइंग को वो मिशन पे हो सकते हैं, उनका कोई काम हो सकता है जिसकी वजह से वो वहां आए हुए हों, तो हम उनको डायरेक्टली गिरफ्तार ना करें तो मच बेटर। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, प्रोसीजर अरेस्ट का क्या रहेगा? सेक्शन 46। सेक्शन 46 कहता है कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा। तो पुलिस ऑथोराइज्ड है एक्चुअली टच और कन्फाइन करने, मतलब फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे बैटरी वगैरह का आरोप नहीं लगेगा। जैसे बैटरी हम टोर्ट में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? टच करना किसी को बैड मैनर में या बिना उसकी इजाजत के, तो दैट इज बैटरी। लेकिन यहाँ बैटरी का आरोप नहीं लगेगा क्योंकि इनके पास उसका लॉफुल जस्टिफिकेशन है कि प्रोसीजर ऑफ लॉ ऐसा बना हुआ है कि कोई अपराधी है तो ऐसे शांति से तो जाएगा नहीं, तो हम उसको पकड़ेंगे भी, घसीट के भी ले जाएंगे, तो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। अब देखो ऑफेंडर है मिस्टर ए, पुलिस उसको फोर्सफुली ले जा सकती है, तो कितना फोर्स अप्लाई हो सकता है? अगर ऑफेंस डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला नहीं है तो फोर्स इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी डेथ हो जाए। मतलब जैसा ऑफेंस है उसके अकॉर्डिंग ही फोर्स अप्लाई होगी। अगर बड़ा अपराधी है, बड़ा ऑफेंस किया है तो फोर्स ज्यादा हो सकती है, पर कम फोर्स अप्लाई होगी जब छोटे मोटे अपराध किसी ने किए होंगे। अरेस्ट का मतलब क्या है? क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, अरेस्ट क्या है? अरेस्ट का फिर बाद में पूछता है सेक्शन 41 बता दो। तो अरेस्ट मतलब किसी की लिबर्टी उससे छिन जाना, उसके मन में डर पैदा हो जाना,
या फिर उसको रोक लगा देना कहीं आने जाने की। पर्सन कस्टडी में रहेगा उस पर्सन के पास जिसको लॉ ने ऑथोराइज किया है, तो या तो सीबीआई वगैरह ये रख लेंगे या फिर पुलिस के पास में रहेगा, वॉट एवर थिंग इज देयर। तो ऑथोराइज्ड होना चाहिए, पर अनऑथोराइज्ड पर्सन ने अरेस्ट किया है तो वो लीगल नहीं माना जाएगा। 47 सेक्शन, अर्जेंसी में पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एनकाउंटर्स वगैरह जो पॉसिबल है दैट इज थ्रू सेक्शन 47, कि कोई इंसान पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसका काम करने में या पुलिस की बात सुन ही नहीं रहा है तो हम उसको अरेस्ट कभी भी कर पाएंगे। और अगर उस सिचुएशन में कुछ भी हुआ तो सेक्शन 47 उस चीज को कवर कर लेगा। 48, पुलिस कहां तक पीछा कर सकती है, तो पूरे इंडिया में कहीं तक भी उसका पीछा कर सकती है। तो ऐसे नहीं है राजस्थान की पुलिस हरियाणा नहीं जा सकती, पंजाब नहीं जा सकती, कहीं भी जाओ उसके पीछे। लेकिन जैसे ही टेरिटोरियल बाउंड्रीज आ जाएगी तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। पहले तो तुम विदाउट वारंट गिरफ्तार कर रहे थे, पहली चीज तो अब तुम्हें वारंट चाहिए क्योंकि वो इंडिया से बाहर चला गया। और सिर्फ वारंट ही नहीं, अदर थिंग्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, उस फॉरेन गवर्नमेंट से तुम्हारी लाइसेंसिंग वगैरह सब कुछ होनी चाहिए। तो ऑफेंडर ने अगर कोई क्राइम किया और इंडिया में ही है तो नो वारंट नीडेड, तुम उसको कहीं भी जाके पकड़ सकते हो। लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया चला गया तो पहली रिक्वायरमेंट तो वारंट की, अदर रिक्वायरमेंट्स आर सेकेंडरी। प्राइमरी रिक्वायरमेंट यहां पे वारंट की आएगी। अरेस्ट होने के बाद किसी भी पर्सन को एज पर आर्टिकल 22(2) जो कहता है 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। राइट अगेंस्ट अरेस्ट, ये हमारा एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 22, जिसमें कहा गया है अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के वैसे भी किसी प्रोविजन को वॉयलेट नहीं कर सकते, तो हमने यहां पे भी उस चीज को फॉलो किया है कि 24 घंटे की कंडीशन ही यहां पे रखी जाए। जिसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया उसको भी 24 आवर्स में ही पेश करना है। तो चाहे कैसे भी पर्सन को अरेस्ट किया हो, यू नीड टू प्रेजेंट हिम बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अब दो ऑप्शन है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट 15 दिन से ज्यादा का डिटेंशन ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन कॉम्पिटेंट वाला 15 दिन से ज्यादा भी दे सकता है, पर 60 दिन से ज्यादा नहीं। अब 60 दिन में तो ट्रायल शुरू हो ही जाएगा ना, फिर तो कोर्ट के ऑर्डर्स आते रहेंगे। तो इफ यू आर गोइंग or if you are taking the person to a nearest magistrate then the detention order will be of 15 days maximum। लेकिन अगर हम गए competent magistrate के पास, those magistrates who are having jurisdiction over the cases, तो आपका ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 15 से 60 दिन। मतलब वो कम भी कर सकता है 15 से, लेकिन ये 60 दिन तक एक्सीड कर सकता है, अप टू 60 डेज तक का डिटेंशन हो सकता है। सेक्शन 58, एक बार पर्सन अरेस्ट हुआ तो ऑफिसर्स इन चार्ज will have to report the magistrate all the cases, चाहे बेल पे छोड़ा हो या कुछ भी किया हो। तो अगर मान लो पुलिस के पास में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और पुलिस किसी किसी को रिहा भी कर देती है बेल वगैरह पे, तो मजिस्ट्रेट को उसकी पूरी रिपोर्ट जानी चाहिए। मतलब जितना भी क्राइम का जो भी चल रहा है दैट इज टू बी रिपोर्टेड टू द मजिस्ट्रेट। ये मजिस्ट्रेट के पास पूरा रिकॉर्ड प्रॉपरली रहना चाहिए। सेक्शन नंबर 59, कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट हुआ तो उसको कौन छुड़वा पाएगा, उसके खुद के बॉन्ड पे, ऑन हिज ओन बॉन्ड, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नोन पर्सन। बेल पे कोई भी छुड़वा सकता है या फिर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट पे भी पर्सन छुड़वाया जा सकता है। जो भी एस्केप होगा लॉफुल कस्टडी से, भागने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या होगा, परसू हिम, पीछा करने का राइट मिलता है। सेक्शन नंबर 48 कि अगर कोई लॉफुल कस्टडी से भागता है तो पुलिस को राइट मिल जाता है उसका पीछा करने का। अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया तो 48 सेक्शन इन्वोक हो जाएगा, और जब वो अर्जेंसी में कुछ और करेगा तो सेक्शन नंबर 47 भी अप्लाई हो जाएगा। तो जब भी कोई पर्सन लॉफुल कस्टडी में से बिना ऊपर मेंशन तरीकों से, जब कोई फैमिली वाला छुड़वा के ले जाए, बेल पे कोई रिहा कराए स्पेशल ऑर्डर से, अदर देन दैट अगर अनलॉफुल तरीके से भागने की कोशिश करेगा तो सेक्शन 48 और 7 अप्लाई हो जाएंगे। पहले तो पीछा करेंगे, फिर अर्जेंसी के अकॉर्डिंग दे विल डिसाइड कि हमें क्या करना है, तो सेक्शन 47 भी इन्वोक हो जाएगा। अब याद रखना कि सेक्शन 47 के जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई हो जाएंगे कि
which is forcibly taking the person under arrest by checking or entering any place where the accused is perceived to enter। मान लो छुपने के लिए कोई कहीं भी घुस गया तो हम कहीं भी उसको जाके ढूंढ सकते हैं, तो इमरजेंसी में कुछ भी किया जा सकता है। तो ये ही हमारा सेक्शन 47 और 48 है। कई बार पावर ऑफ पुलिस पूछ ली जाती है एज पर सीआरपीसी, तो यू नीड टू एक्सप्लेन कि 47 और 48 सेक्शन क्या है, किस किस तरह से पुलिस को पावर दी गई है। तो सबसे पहले आप सेक्शन 41 लिख सकते हो, फिर 47 और 48 का भी इसमें थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हो। अब आते हैं समन और वारंट पे। समन इज कवर्ड इन सेक्शन 61 एंड वारंट इज कवर्ड इन सेक्शन 70। समन मतलब बुलावा देना, किस चीज का, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाने का, कोई चीज मंगवाने का, या किसी पर्सन को बुलाने का। अक्यूज को भी दिया जा सकता है, विटनेस को भी दिया जा सकता है। समन क्या, कैसे, क्या रिक्विजिट्स है समन की? राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट बनना चाहिए, कोर्ट की सील होनी चाहिए, अथोराइज्ड ऑफिसर के द्वारा बनाया गया हो, साइन हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ समन। समन में क्या लिखा होगा? क्लियर और स्पेसिफिक होगा कि किस कोर्ट में जाना है, कि उसका जुरिस्डिक्शन क्या है, वो सब बता दो, प्लेस बता दो, डे एंड टाइम बता दो, डेट मतलब बता दो, अटेंडेंस ऑफ द पर्सन हु इज समन्ड। 2 कॉपी इसीलिए तो बना रहे हैं कि एक कॉपी उससे साइन करवा के लाएंगे और एक उसको दे आएंगे, ताकि हमें पता रहे कि वो पर्सन आएगा या नहीं आएगा। कौन बुलावा देता है? या तो पुलिस ऑफिसर, कोई कोर्ट का ऑफिसर, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट भी समन दे सकता है। ज्यादातर पर पुलिस वालों से ही दिलवाया जाता है। अगर कभी कभी समन हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन होता है। अब ये सब्स्टिट्यूट ऑप्शन क्या होता है कि मैं क्या करूं, घर के किसी ऐसे पार्ट पे समन को चिपका के आ जाऊं, मतलब मैं बार बार गया उस पर्सन को समन देने के लिए, पर पर्सन जानबूझ के छुप रहा है एंड आई एम श्योर कि वो वही है पर वो लेना नहीं चाह रहा, तो मैं क्या कर लूं, वहां पे चिपका के आ जाऊं और डिक्लेयर कर दूं कि समन सर्व हो गया उसके रेजिडेंस पे। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, फ्रेश सर्विस ऑर्डर करो, कि कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि हमें ऐसा स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहले हम ट्राई करेंगे उस पर्सन को समन देने का, अगर समन लेने से वो जानबूझ के बच रहा है तो हम उसके घर पे चिपका के आ जाएंगे और समन की सर्विस मान लेंगे। लेकिन फ्रेश सर्विस ऑफ समन भी इशू हो सकती है जब जेन्युइनली कोई पर्सन कहीं गया हुआ हो और हमें लगता है कि डेट पे वो नहीं पहुंच पाएगा, तो हम फ्रेश समन भी इशू कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉडीज को और इनको समन कैसे दिए जाते हैं? सेक्रेटरी के नाम पे, लोकल मैनेजर के नाम पे, प्रिंसिपल ऑफिसर के नाम पे, या चीफ ऑफिसर जो उस कंपनी का है, मतलब हेड ऑफिस में आप भेज सकते हो। इनको देने के लिए भी क्या हमें किसी को भेजना पड़ेगा? नहीं, इनको हम कुरियर सर्विसेज से या डाक सेवाओं से, ज्यादातर हम पोस्ट ऑफिस को प्रेफर करते हैं इस चीज के लिए, कुरियर नहीं। तो इनको जब हम समन भेजेंगे तो हम क्या करेंगे, कुरियर वगैरह से, इनसे भी, पोस्टल सर्विसेज से भेज सकते हैं। अब जैसे ही वो लेटर वहां अराइव होगा तो मान लिया जाएगा समन सर्विस हो गया, मतलब मैंने पोस्ट से भेजा, उनकी कंपनी में पहुंच गया, तो मान लो कि सर्विस हो चुकी है। अगर समन किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का हो तो अगर वो नहीं मिल रहा हो, ड्यू डिलिजेंस से तुमने सब ट्राई कर लिया बट द पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग, भाग रहा है या जानबूझ के नहीं, तो तुम डुप्लीकेट कॉपी उसके हेड ऑफ द ऑफिस में भेज दो और हेड ऑफ द ऑफिस से साइन लेके आ जाओ कि वो उसको इन्फॉर्म कर देगा, तो तुम्हारी तरफ से सर्विसिंग ऑफ समन हो गई। पर ये याद रखना सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के केस में, प्राइवेट पर्संस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिग्नेचर जो हो गया वो विटनेस बन गया कि हाँ हमने सबमिट कर दिया, मतलब हमने तो समन दे दिया, तुम नहीं आते हो ये तुम्हारी गलती। समन अगर विटनेस को देना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट से तुम विटनेस को भेज सकते हो। अब विटनेस क्योंकि उसका आना नहीं आना उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन पॉइंट आता है जिसमें कहा जाता है कोई भी किसी को कंपेल नहीं कर सकता अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। यहां वो चीज तो अप्लाई नहीं होती है, पर विटनेस को भी हम मजबूर नहीं कर सकते गवाही देने के लिए। ये मेरा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि मैं बोलना चाहूं तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं। तो विटनेस के साथ में हम उतने हार्श नहीं हो सकते जितने अक्यूज या सस्पेक्टेड के साथ में होते हैं। तो विटनेस के लिए वहां दे दो जहां वो ऑर्डिनरी रहता है या बिजनेस करता है या जहां पे वो जॉब करता है, जहां भी कहीं देना चाहो दे सकते हो। विटनेस को हम रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, पोस्टल एम्प्लॉय जाएगा और अगर वो मना करता है लेने से तो उसने देख तो लिया ना, तो जो भी पर्सन देने गया है वो लिख देगा कि भाई हाँ इसने मना कर दिया लेने से, तो दैट इज द प्रूफ कि उसने देख लिया है। अब वो आए या ना आए उसकी मर्जी, उसने अगर मना भी किया तो हम उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते।
वारंट ऑफ अरेस्ट, अब समन से जो थोड़ी बड़ी चीज हो जाती है दैट इज वारंट। एक केस तो वो होगा जब समन कोई ले ही ले रहा है, बार बार भाग रहा है, तो अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। दूसरा, नॉर्मली कोई समन केस नहीं हुआ है ही वारंट केस, तो हम इशू ही वारंट करेंगे। तो वारंट में भी सेम सी चीजें जो समन में थी। पहला, राइटिंग में होना चाहिए, सील होनी चाहिए, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन जिसने एग्जीक्यूट किया है, फुल नेम और डिस्क्रिप्शन उस पर्सन का जिसको अरेस्ट करना है। यहां ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने फुल नेम और डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो गलती से किसी और को गिरफ्तार कर लिया तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए फुल नेम और डिस्क्रिप्शन उस पर्सन का आना चाहिए। कौन से ऑफेंस का तुम पे चार्ज लगा है वो भी यहां बता दिया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पे साइन कर देगा। तो जैसे हमने समन के कुछ रिक्विजिट पढ़े थे वैसे ही रिक्विजिट यहां पे वारंट के हैं। ये कब तक वैलिड रहेगा? जब तक कि वो पर्सन पकड़ा नहीं जाता या फिर कोर्ट उसको कैंसिल नहीं कर देती। मतलब जहां एक समन सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट तक वैलिड रहता है, एक वारंट बहुत लंबे समय तक वैलिड रह सकता है अगर उसको कोर्ट कैंसिल ना करे। जैसे मिस्टर ए का वारंट ऑफ अरेस्ट निकला तो प्रोड्यूस पुलिस के सामने नहीं करना है, आपको कोर्ट के सामने करना है। कोर्ट ही वो है जहां पे समन के थ्रू या वारंट ऑफ अरेस्ट के बाद हम पर्सन को अपीयर कराते हैं। तो समन में भी कोर्ट में ही जाना होता है और अरेस्ट करने के बाद भी भले ही एक बार कस्टडी में रखा, लेकिन अपीयरेंस कहां होती है? पुलिस के पास में नहीं, कोर्ट के पास में। तो चाहे समन हो या फिर आपका वारंट हो, अपीयरेंस कहां होगी? कोर्ट के सामने। सेक्शन 76 कहता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट करेगा पुलिस ऑफिसर या और कोई पर्सन जिसको अथॉरिटी मिली है। पर वही 24 आवर्स वाली कंडीशन यहां पे भी अप्लाई होगी कि जब भी अरेस्ट हो जाएगा तो 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहेगा। यहां से भी क्वेश्चन कई बार उठ के आ जाता है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, कि अगर बार बार तुम किसी को वारंट ऑफ अरेस्ट लेके जा रहे हो पकड़ने के लिए पर पर्सन बिल्कुल ही सीरियसली नहीं ले रहा, तुम्हें मान ही रहे हैं तुम्हारी बात और भागे जा रहा है, मतलब तुम डाल वो पात आगे आगे भाग रहा है, तो अब तुम क्या करोगे भाई? कैसे अरेस्ट करो? तो अब तुम्हें पूरी तरह से भरोसा हो गया कि जानबूझ के ये हाइड कर रहा है खुद को, ये पर्सन है कोई ऐसा जो जानबूझ के खुद को हाइड कर रहा है, मतलब आना नहीं चाह रहा है हमारे सामने। तो हम उस पर्सन को क्या करेंगे? एक स्टेप लेंगे, दैट इज प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन मतलब सेक्शन 82 कहता है घोषणा कर दो, उसके एरिया में सब जगह चिपका दो कि 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें कोर्ट में पहुंचना है। तो अब शर्मिंदा हो जाएगा या फैमिली उसको प्रेशराइज करेगी या कोई देखेगा तो वो तुम्हें बता देगा, तो इससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। अटैचमेंट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, उससे भी ड्रास्टिक स्टेप है। सेक्शन 83 नहीं आ रहा, प्रोक्लेम करने से भी, धमकी से भी नहीं मान रहा, तो अब तुम कहोगे तुम्हारी प्रॉपर्टी वगैरह सब बेच देंगे, हम इस केस से अटैच कर रहे हैं। यहां पे कुछ भी रिकवरी करना हमारा मकसद नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं वो बाहर आ जाए। तो इट इज जस्ट अ वार्निंग टू मेक हिम अपीयर। ये हम कोई पनिशमेंट के लिए नहीं कि भाई मर्डर करके भागा है, चलो मर्डर का सजा हम नहीं दे पा रहे, डेथ पेनल्टी नहीं दे पा रहे, तो इसको क्या कर देते हैं, हम ऐसे करते हैं कि प्रॉपर्टी बेच के रिकवर कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ तब जब हमें ऐसा लगे कि वो बाहर नहीं आ रहा, उसको बाहर निकालने का एक तरीका माना जा सकता है। समन टू प्रोड्यूस, कई बार समन प्रोड्यूस करने के लिए भी दिया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्सन कोई विटनेस है या फिर कोई एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड हो या विटनेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास जो चीज है तुम्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है, मतलब तुम्हें खुद नहीं आना है, यू नीड टू गिव दैट थिंग टू कोर्ट। तो मिस्टर ए जिसके पास कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है क्राइम की, हम इसको समन दे रहे हैं कि तुम मत आओ, बस तुम्हारा लैपटॉप में जो इंफॉर्मेशन है वो भिजवा दो। तो कई बार समन किसी पर्सन को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी दिया जा सकता है। अब आता है वारंट ऑफ सर्च, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है, 3 ही केसेस है जिनमें वारंट ऑफ सर्च इशू होता है। सेक्शन 93 वारंट ऑफ सर्च से डील करता है। वारंट ऑफ अरेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वारंट ऑफ सर्च क्या है? 3 केसेस में, वेयर द कोर्ट हैज अ रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन समन टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट विल नॉट प्रोड्यूस इट। जैसे हमने अभी ऊपर बात की कि किसी पर्सन को तुमने समन दिया कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का, अब तुम्हें पूरा विश्वास है, कोर्ट को पूरी तरह से पता है कि ये पर्सन इतना शातिर है कि ये बिल्कुल भी नहीं देगा वो डॉक्यूमेंट, तो तुम उसका अरेस्ट का वारंट नहीं निकालोगे क्योंकि अभी उसका अपराधी तो वो है ही नहीं ना, तुम्हें तो उससे इंफॉर्मेशन लेनी है। तो तुम वारंट कौन सा निकालोगे? सर्च का वारंट निकालोगे। तो यहां अरेस्ट वारंट का कोई सीन ही नहीं है। तो
कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल इसके पास है, मर्डर से रिलेटेड, बंदा दे नहीं रहा है, मना कर रहा है, तुम्हें पक्का पता है इसके पास है, उसकी प्रॉपर्टी का सर्च वारंट निकाला जा सकता है। तो पहला केस जब पूरा विश्वास हो कि उसके पास कुछ है। दूसरा केस हम कह सकते हैं, हम थोड़ा सा तुक्का लगा रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हो, कि पता नहीं है उसके पास क्या मिलेगा लेकिन हो सकता है मिल जाए। जैसे कि किसी का मर्डर हुआ डी का, या फिर उसने सुसाइड की, पता नहीं, ए बी सी 3 फ्रेंड है उसके, तो शायद यहां पे कुछ मिल जाए, तो हम यहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पे भी सर्च वारंट निकाल सकते हैं। दो दे आर फ्रेंड्स ओनली, लेकिन इनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकल जाए। तीसरा है जनरल इंस्पेक्शन, जैसे कि बैंक का मैनेजर, बैंक की ट्रेजरी से 25 लाख रुपए गायब हुए, सबसे पहला शक किसी पे जाएगा, जनरल इंस्पेक्शन होगा कि इसकी प्रॉपर्टी, हाउस वगैरह सब सर्च करो। तो सर्च वारंट के 3 ही केसेस है, पहला पूरा पक्का विश्वास कि इसके पास है, कोई चीज दे नहीं रहा। दूसरा हिट एंड ट्रायल मेथड, जहां पे आपको लगता है शायद कुछ मिल जाए। तीसरा जनरल इंस्पेक्शन, जहां किसी पर्सन की ड्यूटी होती है किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की और उसके नाक के नीचे से कोई काम हो जाता है तो हम उसका जनरल इंस्पेक्शन करेंगे, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द केसेस जब सर्च वारंट इशू होगा। पर कब इशू नहीं हो सकता? कोई भी डॉक्यूमेंट या पार्सल जो पोस्ट ऑफिस या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास में, उसका सर्च वारंट नहीं निकाला जा सकता कभी भी। बैंकर्स एविडेंस बुक के लिए सेक्शन 123 और 4 जो है एविडेंस एक्ट का, उसके लिए सर्च वारंट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एक बैंक में तुम्हारा ही अकाउंट नहीं है, और भी लोगों के अकाउंट है, तो वो पूरी डिटेल नहीं निकाली जाएगी, उस पर्टिकुलर बंदे की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहां पे जो है पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी अगर शक हुआ कि कुछ इलीगल सामान वगैरह जा रहा है और सर्च वारंट में निकालना है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निकालेगा, और कहीं से ये वारंट नहीं निकलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्च वारंट। मूविंग अहेड, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। अब देखो, कई बार हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को पकड़ने के बाद या वो कोई अपराध करने वाला है उससे पहले उससे क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी ले सकते हैं कि क्यों तुम्हें खुला छोड़ा जाए, क्यों तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो अगर वो गिरफ्तार हुआ है तो छोड़ते टाइम पे उससे बॉन्ड साइन करवाया जा सकता है, या फिर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो अभी भी वो अपराध तो कुछ कर सकता है, तो उससे उस टाइम पे भी बॉन्ड साइन करवाया जा सकता है। तो सिक्योरिटी ऐसी कब ली जा सकती है? ऑन कन्विक्शन। पहले हम बात कर रहे हैं अरेस्ट की, कि अरेस्ट करने के बाद सिक्योरिटी, जब कोई ऑफेंस ऐसा हो जो चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल हो, या किसी ने किसी के साथ असॉल्ट किया हो या किसी तरह की गलती की हो, या कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन वाला ऑफेंस हो, या फिर कोई भी ऑफेंस जिसमें ब्रीच ऑफ पीस हुआ हो, तो यहां हम कन्विक्शन के बाद वाली बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड का ड्यूरेशन कितना हो सकता है? 3 इयर्स हो सकता है, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या कोर्ट ऑफ सेशन ऐसा बॉन्ड उससे साइन करवा सकती है। अब पर्सन को, मान लो जैसे यहां पे हम एक केस लेते हैं जिसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मिस्टर ए ने पब्लिक रिवॉर्ड्स किए, अब उसको कन्विक्ट कर लिया गया और उससे साइन करवाया गया बॉन्ड कि अब तुम इतने टाइम तक कुछ भी नहीं करोगे, हम पूरी तुम पे नजर रखेंगे। लेकिन याद रखना, अगर इसने पहले ही अपने कन्विक्शन के लिए अपील कर दी कि मैं इनोसेंट था, मेरी कन्विक्शन की अपील जा चुकी है कन्विक्शन के अगेंस्ट, तो ये बॉन्ड एग्जीक्यूटेड वॉइड हो जाएगा जब भी कोर्ट का ऐसा जवाब आया कि इसका कन्विक्शन गलत था। तो अब कन्विक्शन वाले में एक चीज याद रखनी है कि अगर ऑन कन्विक्शन कोई गिरफ्तार हुआ है और उसके बाद उससे बॉन्ड साइन करवाया गया और ये कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि वो इनोसेंट था, उसको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया, तो उसका बॉन्ड भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अदर केसेस में कैसे, जैसे कोई ब्रीच ऑफ पीस को कमिट करता है, या फिर किसी की पब्लिक स्टेट या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करता है, या फिर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है जो ब्रीच ऑफ पीस होने वाला है, तो हम उससे 1 साल तक का बॉन्ड साइन करवा सकते हैं। तो बॉन्ड के केस में एक चीज याद रख लो, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस जो हमारा टॉपिक आया है ऊपर, इसमें एक ही चीज है कि 2 इसमें पार्ट है, ऑन कन्विक्शन और विदाउट कन्विक्शन। ऑन कन्विक्शन बॉन्ड 3 इयर्स का, और विदाउट कन्विक्शन 1 ईयर का साइन हो सकता है। यहां पे अगर इस बंदे ने चैलेंज किया कि मेरा कन्विक्शन गलत था, तो बॉन्ड का कोई सेंस नहीं निकलेगा। अब हम बढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इसके 2 पार्ट है,
अनलॉफुल असेंबली, और इसमें दो चीजें आती है, बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स और बाय यूज ऑफ आर्म फोर्स। कि सिविल फोर्सेस की मदद से तुम अनलॉफुल असेंबली को हटा सकते हो। जैसे हमारी फ्रीडम ऑफ असेंबली एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, लेकिन कभी कभी लोग अनलॉफुल असेंबली भी बना लेते हैं, तो उसको डिस्पर्स करने के दो तरीके हैं। पहला, सिविल फोर्स का यूज करो, दूसरा आर्म्ड फोर्सेस के यूज से भी हटाया जा सकता है। सिविल फोर्स की मदद से हटाना हो तो सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का कोई भी ऑफिसर ये काम कर सकता है, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर निकाल सकता है। तो 5 जने से ज्यादा अगर कहीं इकट्ठे हो रहे हो और उनको डिस्पर्स करने का ऑर्डर निकला है तो उनको डिस्पर्स होना पड़ेगा। आर्म्ड फोर्सेस का यूज तभी होगा जब ऐसा लगे कि पब्लिक सिक्योरिटी पे खतरा है, मतलब वो लोग कुछ भी गलत कर सकते हैं, तो हम आर्म्ड फोर्सेस की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। पर तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही ऑर्डर निकालेगा और कहेगा कि हम जो भी इसका मेन पर्सन है उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो यहां पे आर्म्ड फोर्सेस का यूज तभी होगा जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो अनलॉफुल असेंबली किस में आएगा? आपका ऐसी चीज है जो कि पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करती है। तो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है कि हम ये आर्म्ड फोर्सेस की मदद से या सिविल फोर्सेस की मदद से हटा सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट इसमें, पब्लिक न्यूसेंस का, कि ऐसे पब्लिक न्यूसेंस जिसको हम हटा सकते हैं, हटा देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के लिए ऑब्स्ट्रैकल्स है कि प्रॉपरली हम चीजें कर नहीं पा रहे हैं इन चीजों की वजह से। तो कोई भी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव किया जा सकता है। कोई अगर इलीगल तरीके से इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ वाली चीजें रखता है, जैसे ड्रग हाउसेस वगैरह होते हैं, तो उनको हटाया जा सकता है। कोई बिल्डिंग या टेंट कहीं आसपास बना लिया गया है जो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, वो हटाया जा सकता है। उसके अलावा कोई अगर हार्मफुल केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्री या ऐसी कोई चीज है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है लोगों को, उसको हटाया जा सकता है, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह बंद करवाना। या कोई डेंजरस एनिमल है तो उसको भी रिमूव करवाने का ऑर्डर निकाला जा सकता है। तो ऑल दीज आर कवर्ड अंडर पब्लिक न्यूसेंसेस। अब मैजिस्ट्रेट कौन सा वाला ऑर्डर निकालेगा? पब्लिक गुड में ऑर्डर या पब्लिक इंटरेस्ट में। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से तुम्हारे पर्सनल ग्रजेस है और तुम उसके खिलाफ ये ऑर्डर निकाल दो। दिस ऑर्डर विल बी मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट ओनली। तीसरा इसका पार्ट आता है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस, जिसमें हमारा क्वेश्चन भी बनता है कई बार। सेक्शन 144 क्या है? धारा 144। तो इसमें क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड कि अर्जेंसी के अकॉर्डिंग इमीडिएट प्रिवेंशन के लिए, स्पीडी रेमेडी के लिए जो चाहे वो कर सकता है। तो यहां पे ऐसे में मजिस्ट्रेट एक रिटर्न ऑर्डर निकालता है मटेरियल फैक्ट ऑफ द केस के साथ में, और डायरेक्ट कर देता है एक पर्सन को कोई एक्ट करने से, या फिर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह या सब चीजें अपने मैनेजमेंट में ले सकता है। जैसे कि कोविड के ड्यूरेशन में सरकार ने मैनेजमेंट हर चीज का अपने हाथ में ले लिया, तो दैट इज समथिंग दैट इज सेक्शन 144। तो यहां जब स्टेट वाइज ये लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे बहुत बार ये सेक्शन 144 आपका अप्लाई हुआ है। तो मजिस्ट्रेट को क्या लगना चाहिए इसको लगाते टाइम पे कि ये ऐसा करने से हम प्रिवेंट कर लेंगे कुछ बड़ा होने वाला हो जो ह्यूमन लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने वाला। तो हम फ्यूचर डेंजर को अवॉइड करने के लिए सेक्शन 144 का यूज कर सकते हैं। ये ऑर्डर हमेशा एक्स पार्टी पास होगा, तुमसे कभी पूछा नहीं जाएगा, तुम्हारे खिलाफ ये ऑर्डर आएगा और प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, और ये ऑर्डर 2 महीने तक ही फोर्स में रहता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेक्शन 144 पे से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। समन एंड वारंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि समन और वारंट में क्या डिफरेंस है। अब बात करेंगे हम प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, सेक्शन नंबर 149। क्या पुलिस भी प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है? यस, हमेशा ही काम खत्म होने के बाद थोड़ी ना आएगी, पहले भी कर सकती है। तो इसके 2 केसेस है, पहला कॉग्निजेबल केसेस में और नॉन कॉग्निजेबल में। देखो नॉन कॉग्निजेबल में तो पुलिस के पास इतनी पावर्स नहीं होती है। पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उससे इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, देन ओनली इन्वेस्टिगेशन कैन बी स्टार्टेड। लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस के पास में बहुत सारी पावर्स आ जाती है। पहले सेक्शन 41 गिरफ्तारी का, दूसरा सेक्शन 47, 48 भी इन्वोक हो जाते हैं। तो प्रिवेंटिव एक्शन भी अब अपराध होने के बाद तो तुम कर रहे हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 41 भी अप्लाई होगा, 47 भी, 48 भी, लेकिन अपराध होने से पहले कैसे उसको अप्लाई करोगे? जैसे कि कोई किसी को धमकी दे रहा है मर्डर करने की, तो तुम उसको धमकी को हल्के में लेके छोड़ थोड़ी ना दोगे, तुम उसको तब भी तो गिरफ्तार कर सकते हो विदाउट एनी वारंट।
तो कॉग्निजेबल केसेस होने भी वाले हो तो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है पुलिस के द्वारा और उस पर्सन को विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट एनी वारंट आप गिरफ्तार कर सकते हो। तो देखो जैसे मिस्टर ए प्लानिंग ए बॉम्ब ब्लास्ट इन दिल्ली, पुलिस ऑफिसर को ब्लूप्रिंट मिला लोकेशन का, इसने अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया और उसको अरेस्ट कर लिया और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। तो दैट क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड, कमिट नहीं हुआ है, कमिट होने वाला था, तुमने उसको रोक लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड पावर टू इन्वेस्टिगेट, कॉग्निजेबल ऑफ केसेस में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिली, मिलते के साथ ही तुम अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट होने के लिए ये मजिस्ट्रेट के पास राइट होता है कि वो पुलिस को ऑर्डर करे, एफआईआर लिखना जरूरी है, बिना एफआईआर के तुम केस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मोहम्मद यूसुफ वर्सेस आफाक खान का केस है जिसमें ये कहा गया कि एफआईआर लिखते हैं तो ये बुक मेंटेन होती है पुलिस स्टेशन में, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस तुम्हें मना कर सकती है एफआईआर लिखने के लिए, पुलिस हमेशा तुम्हारी एफआईआर लिखेगी और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। कुछ कॉग्निजेबल केसेस में एक्यूज या एग्रीव कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को, तो वो उसको प्रॉपरली राइट करेगा और फिर उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा, तो बिना लिखे वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। और जो भी इंफॉर्मेंट होगा, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको एक कॉपी भी एफआईआर की दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट कि तुम इसको अपने पास रखो ताकि फ्यूचर में इसको रेफर किया जा सके। अब आते हैं नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, भाई इंफॉर्मेशन तो इनमें भी मिल रही है लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद में आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन ऑफ कोर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट दीज केसेस। अब बात करते हैं पावर ऑफ मजिस्ट्रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पुलिस। कॉग्निजेबल केसेस में या जब मजिस्ट्रेट खुद केस में इन्वॉल्व हो तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली ऑर्डर दे देगा पुलिस को कि तुम इसमें ये इन्वेस्टिगेशन करो। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रूट नहीं फॉलो होगा जहां पे पुलिस जाती है मजिस्ट्रेट के पास में और फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। यहाँ पे डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास में गया मामला और मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन देगा कि इस केस में क्या करना है। अब देखो कई बार क्या होता है, मजिस्ट्रेट किसी को अपीयर होने के लिए कहता है अपने सामने। अब जब वो पर्सन को लाया गया, मान लो वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, तो वो कहेगा भाई ये वाले मजिस्ट्रेट के पास में तुम्हें इतने दिनों में जाना है। अब पर्सन इज नॉट रेडी टू गो, तो वो क्या करेगा, सीजेएम को ये चीज बता देगा। अब सीजेएम डिसाइड करेगा कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास इसको भेजना है, क्या करना है, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय सीजेएम। मजिस्ट्रेट जब भी केस ट्रांसफर करेगा कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को, सीजेएम के थ्रू करवाएगा। तो मैं अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हूं, मेरे पास में कोई केस आया, मैंने इंक्वायरी कर ली, मैंने डिटेंशन ऑर्डर कर दिया, बट अब मेरे पास तो केस रह नहीं सकता, तो मैं सीजेएम को कहूंगा कि कॉम्पिटेंट को ट्रांसफर कर दो, तो सीजेएम के थ्रू कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर पर्सन को कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। तो नियरेस्ट और कॉम्पिटेंट की पावर थोड़ी अलग अलग होती है, वो यहां पे बताया गया है। क्या कोर्ट ऑफ सेशन भी कॉग्निजेंस ले सकती है ऑफेंस का? यस। कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट जब कह दे कि सेशन कोर्ट में केस जाएगा तो उनको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को हाई कोर्ट के ऑर्डर मिल जाए तो उनको केस लेना पड़ेगा। तो अब ऐसे केसेस में इंक्वायरी वाला पार्ट रिपीट नहीं होता, इंक्वायरी इज ऑलरेडी डन बाय मजिस्ट्रेट, तो वो पार्ट रिपीट नहीं होगा। बाकी सारी चीजें कहां चलेगी? सेशन कोर्ट में। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, यस वी कैन डायरेक्टली डू कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। तो फिर क्या होगा, कंप्लेंट जब हम करेंगे तो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। कंप्लेनेंट को विटनेस भी साथ में लाने पड़ेंगे जो वहीं पे बयान देंगे और साइन भी कर देंगे। पर याद रखना कंप्लेंट करने के लिए यू नीड अ लीगल रिप्रेजेंटेशन, तो लॉयर एडवोकेट साथ में जाएगा तभी कंप्लेंट होगी। कभी कभी मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को एग्जामिन नहीं करेगा जब कंप्लेंट रिटर्न में होगी। कौन देगा? जब कोई पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है वो अगर कंप्लेंट देगा तो उसको एग्जामिन नहीं करेगा, वो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफर करता है तो वो री एग्जामिन नहीं होता है। तो इन केसेस में देयर इज नो री एग्जामिनेशन। मजिस्ट्रेट जो भी कॉग्निजेंस लेगा ऑफेंस की, इंक्वायरी करेगा तो विटनेसेस को ओथ पे एग्जामिन करेगा। पर अगर ऑफेंस सेशन कोर्ट में ट्रायल होना हुआ तो कंप्लेनेंट को प्रोड्यूस होना पड़ेगा
विटनेस को एग्जामिन भी किया जा सकता है। अब देखो, मान लो तुमने पहले विटनेस के बयान ओथ पे लेके और कोर्ट में सबमिट कर दिए, अब तुम्हारे पास केस नहीं आया, कोर्ट ऑफ सेशन में चला गया, तो अब सेशन कोर्ट क्या करेगी, उस विटनेस को बुला भी सकती है जिसने ओथ पे कुछ भी एडमिट वहां पे किया था। अब देखो, मजिस्ट्रेट जब भी कॉग्निसेंस लेगा किसी ऑफेंस का तो समन इशू करेगा अगर समन केस होगा, और वारंट इशू करेगा अगर वारंट जैसा कुछ लगा। अगर केस बड़ा है तो डायरेक्टली वारंट भी इशू किया जा सकता है, पर समन या वारंट इशू करने के लिए उसको पूरा पहले केस बनाना पड़ेगा, विटनेसेस वगैरह सब देखने पड़ेंगे, तभी जाके वो समन या वारंट इशू कर सकता। मतलब बिना सोचे समझे समन या वारंट इशू नहीं होते, हमें सोच समझ के ही समन या वारंट इशू करने रहेंगे। लिमिटेशन ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, वैसे तो लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल केसेस पे काम नहीं करता, पर कुछ केसेस के लिए लिमिट्स बताई गई है। तो अब कौन कौन से केसेस, अगर फाइन के केसेस है तो 6 महीने में आने चाहिए, अगर 1 साल तक की सजा वाले तो 1 साल में आने चाहिए, अगर 1 से 3 के बीच में तो लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, उससे ऊपर के केसेस के लिए देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड। तो फाइन के केसेस के लिए 6 महीने, 1 साल तक की सजा वाले केसेस के लिए 1 साल का लिमिटेशन पीरियड, और अगर 1 से 3 के बीच की सजा होने वाली है तो उसके लिए 3 साल तक का लिमिटेशन पीरियड है। अदर केसेस के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। अब ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से स्टार्ट होता है, जब उस ऑफेंडर की आइडेंटिटी आपको पता चले या पुलिस को पता चले, या फिर ऑफेंस के कमिट होने की डेट आपको पता हो। पर अगर कंटिन्यूटी ऑफेंस हुआ तो एक के बाद एक अपराध होते रहे तो ये जिस टाइम लास्ट अपराध होगा उससे वो काउंट हो जाएगा। तो पुराना से नहीं, आप नए के अकॉर्डिंग उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करेंगे। क्या लिमिटेशन पीरियड में एक्सटेंशन मिल सकता है? यस, 2 ग्राउंड पे। डिले अगर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हो जाए और जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देना जरूरी हो तो यहां पे एक्सटेंशन भी मिल जाता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है समरी ट्रायल, फटाफट खत्म करना। जैसे कि समरी प्रोसीजर था सीपीसी में, सेम वैसा ही समरी ट्रायल है सीआरपीसी में। पर किन केसेस का हो सकता है जो 2 साल तक की ही सजा होने वाले हों, उनमें वन टाइम में हम डिस्पोज कर सकते हैं। अब देखो, समरी ट्रायल सीजेएम कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको अथॉरिटी हाईकोर्ट ने दी हो वो भी कर सकता है। कौन से ऑफेंसेस नहीं कर सकता, वो है डेथ और इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और ये सारे, पर 2 साल तक के सारे कर सकता है। जहां कोई चोरी हुई है, सामान चोरी हुआ है एज पर सेक्शन 379, 380 और 381, और चोरी का अमाउंट 2000 तक की है, उसके लिए भी समरी ट्रायल हो सकता है। या कोई अगर सामान रखता है चोरी का अपने पास 2000 तक का, उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। या फिर कोई उसके कंसीलमेंट में या उसको डिस्पोज करने में हेल्प कर सकता है, तब भी समरी ट्रायल। ट्रेसपासिंग के ऑफेंसेस में भी समरी ट्रायल हो सकता है। ब्रीच ऑफ पीस के केसेस के लिए प्रोवोक करने पर भी समरी ट्रायल हो सकता है। या फिर इनमें से किसी भी ऑफेंस को भड़काने के लिए भी समरी ट्रायल हो सकता है, या अटेम्प्ट इनमें से किसी का, पर अगर अटेम्प्ट पनिशेबल हुआ तो, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जिसके रेस्पेक्ट में कंप्लेंट मिली हो, कौन से में, कैटल ट्रेसपास एक्ट में, तो उनका समरी ट्रायल हो सकता है। पर याद रखना, समरी ट्रायल होने पर 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं मिल सकती। तो 2 साल तक के केसेस तो आ सकते हैं और 3 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जा सकती है समरी ट्रायल में, और केसेस हमने देख ही लिए। तो मेन याद रख लेना कि कौन कौन से केसेस का समरी ट्रायल हो सकता है, एंड इट इज सेम एज समरी प्रोसीजर मेंशन्ड इन सीपीसी। समरी ट्रायल में जजमेंट क्या आएगा? देखो, अगर गिल्टी नहीं पाया जाता है एक्यूज, तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करके सब कुछ और अपना स्टेटमेंट दे देगा कि भाई ये गिल्टी नहीं पाया गया, साइन कर देगा और उस पर्सन को एक्विटल दे देगा। पर अगर गिल्टी पाया गया तो भी हम 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते। अब आते हैं सेक्शन 481, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर क्या है? ये सेम वैसी है जैसी इनहेरेंट पावर हमने सीपीसी में सिविल कोड की पढ़ी थी सेक्शन 151 में। तो सेक्शन 482 क्या कहता है? जब भी कोड में कुछ नहीं होगा तो वो पावर्स क्या मानी जाएगी? इनहेरेंट पावर मानी जाएगी। किसकी? हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की। तो इनहेरेंट पावर का मतलब क्या है? ये पावर तब नहीं यूज आती जब स्पेसिफिक प्रोविजन हो कोड में, ये तभी यूज करनी है जब प्रोविजन ना हो। इसको बहुत अच्छे से यूज करना है टाइम लेते हुए, ताकि कहीं भी कुछ गलती ना हो और सिर्फ जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेम सीपीसी वाले ही पॉइंट्स यहां पे कवर्ड है।
ये तब एक्सरसाइज नहीं होती जब बार लगा रखी हो कि ये पावर यूज नहीं करनी है। तो इनहेरेंट पावर एक ऐसी पावर होती है जो होती तो है कोर्ट के पास, पर यूज तभी होगी जब प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं मिलेगा। तो एज एंड व्हेन देयर इज नो प्रोविजन मेंशन्ड इन सीआरपीसी, तो इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट कैन बी यूज्ड। तो यहां पे ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है, हमारा रिवीजन। अब देखो कुछ कुछ चीजें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे सेक्शन नंबर 41, जितने भी डिफरेंस दिए हुए हैं, चाहे वो बेलेबल नॉन बेलेबल हो, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल हो, वारंट और समन केस हो, वो सारे आपको कर लेने। प्लस पावर ऑफ कोर्ट, जो मैंने कोर्ट और मजिस्ट्रेट की पावर वगैरह बताई है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के कुछ पॉइंट्स है जिसमें से हमने बॉन्ड वाला पॉइंट पढ़ा था, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस वगैरह, वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक पॉइंट था प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट का। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट जो इसमें से पूछे जाते हैं। तो नाउ इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू द चैप्टर कंप्लीटली। थैंक यू सो मच।